बाजार में भाव तय होंगे। कांग्रेस, फिर आपने एक बार मतलब ऐसे ऐसी बातें कही है जिससे कि सीधा असर वहां पर हो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मोदी जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मतलब ये सच क्या बोलूं। आप कांग्रेस के अलावा कुछ बोले नहीं। आप बोलना चाहिए था दूसरी बातें, देश की महंगाई पर, देश की बेरोजगारी पर, देश की भूखमरी पर, देश की समस्याओं पर। आप कांग्रेस पर बोल रहे थे, तो मैं बोल रहा हूं आपका जवाब देते समय तो कोट करना ही पड़ेगा। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस नहीं, आप बन चुके हो। मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? अभी कर्नाटका में आपकी पार्टी ने और काली टोपी हाफ पैंट वालों ने और आपके लोगों ने हिजाब पर अब बैन लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब हिजाब पहनकर महिलाएं हिजाब ना पहने। अब उनसे मैंने कल बताया था कि उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। वो पूरे देश को सन्नी लियोनी बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? या सब कुछ हाफ पैंट और काली टोपी लगवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो आपका गैंग तय करेगा वही लोग पहनेंगे, वही खाएंगे। क्या यही न्याय है? क्या यही जस्टिस है? तो आप तो ऐसे हो। तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हो। टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपका काली टोपी है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपका लाल रुमाल है। सच तो यह है, आपने बना दिया, पहले तो नहीं था। मैंने कहा कि आप अपनी चालों के चलते अपने आप को बनाए रखने के लिए आपने भगवा को भी कलंकित करवा दिया, भगवा को भी दलाल बना दिया। कुछ लालची भगवाधारियों ने देश के भगवा को ही कलंकित किया। क्या करेंगे? कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने कहा मतलब आप है उनको आप दंडित कर रहे हो। पीएम केयर फंड की चर्चा, उसका खर्च भी नहीं हुआ, अब उसको खर्च भी नहीं किया। मतलब आपको किसी के हित से कोई मतलब नहीं रह गया है। आप देश के लिए काम करते ही नहीं हो, आम आदमी के लिए तो सोचते ही नहीं हो। आगे चर्चा करेंगे। हिजाब विवाद, मतलब आपको बताया ही, आपने कहा वैक्सीन लगवाएंगे तो प्रेरित होंगे। आपके हर बात में षड्यंत्र जब लगता है तो कोई कैसे भरोसा करेगा नरेंद्र मोदी जी आप पर? डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं, डेमोक्रेसी को खतरा परिवारवाद से है। नहीं नरेंद्र मोदी जी, डेमोक्रेसी को खतरा ना तो आपने कहा कांग्रेस के लिए, डेमोक्रेसी को खतरा ना परिवारवाद से है, ना तो डेमोक्रेसी को खतरा कांग्रेस से है, ना तो डेमोक्रेसी को खतरा किसी और से है। अगर डेमोक्रेसी को खतरा है तो पूंजीवाद से। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स ए लिटरेचर। आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नहीं मालूम होगा। पढ़े लिखे होते तो जानते। दुनिया के संघर्ष को देख लीजिए, दुनिया की किताबों को पढ़ लीजिए। अगर डेमोक्रेसी को कभी किसी से खतरा हुआ है तो वो हुआ है पूंजीवाद से। सिर्फ पूंजीवाद ही डेमोक्रेसी को खत्म करता है। पूंजीवाद ने रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिया और शायद पूंजीवाद भारत के भी वही करे। अगर डेमोक्रेसी को खतरा है तो वो है पूंजीवाद से, और पूंजीवादी आप हो। आपके आका हैं, अगर आपके आका हैं पूंजीवादी तो आप हो। कहने का मतलब आप पूंजीवादी तत्वों की पैदाइश हो राजनीति में। राजनीति में आपको अवतरित करने वाला, इंसर्ट करने वाला, आपको
मुख्यमंत्री बनाने वाला, आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाला पूंजीवाद है। वो कुछ घराने हैं देसी विदेशी जो चाहते थे कि उनका काम हो, उनके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद उनके लिए काम करे, उनकी मुट्ठी में आए, उनके जरिए आप प्रमोट किए गए, प्रोजेक्ट किए गए। आप, मैंने पहले भी कहा है, कई बार यह कहा है कि यू आर द प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आप इलेक्शन से तो चुने ही नहीं गए हो, आप तो प्रोजेक्ट किए गए हो। हजारों हजार करोड़ की रैलियां, ये वर्चुअल रैली, ये रैली, वे ड्रामा, वो ड्रामा, गुजरात का झूठ, दुनिया, मतलब झूठ का अंबार पे खड़ा करके। मैंने पहले भी कहा था कि एक कालिदास, एक मूर्ख कालिदास जिस डाली पे बैठा था वही काट रहा था जो आप गुजरात में कर रहे थे, तो उसे ले जाकर के विद्योत्मा को उसको पनिश किया गया। उसी तरह भारत को पूंजीवादियों ने, आप जैसे महामूर्ख कालिदास के जरिए पूरे भारत को पनिशमेंट दिया है पूंजीवादियों ने। तो डेमोक्रेसी को खतरा पूंजीवाद से, और वो होने जा रहा है। डेमोक्रेसी अगर आप रहे तो डेमोक्रेसी गई भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नहीं तो कल सामने आएगा, लोग देख लेंगे। और इसीलिए जिनसे जिनसे आप डरते हो उनको निपटाना चाहते हो। योगी जी उसी कड़ी में आते हैं। आप जो कहोगे योगी नहीं करेंगे, ये आपको पता है। इसलिए योगी को हटना जरूरी है, राजनीति से ही बेदखल होना जरूरी है। और मुझे तो डर है कि कहीं उनको गोरक्षनाथ मंदिर से भी बेदखल कर दो। आप तो ऐसे ही षड्यंत्र करते हो, आपके बारे में तो यही है। तो विकास की तो बात ही नहीं करते, उस पर कोई बात ही नहीं है। आप वो चर्चा करोगे ही नहीं, गरीबी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, भूख, खैर वो सब तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी हुआ। आप घोषणा पत्र क्यों जारी करते हो? जब बाद में उसे जुमला ही कहना है तो क्यों घोषणा करते हो? कभी संकल्प पत्र, कभी ये पत्र, कभी वो, पता नहीं क्या क्या नाम देते हो, लेकिन करते ही क्यों हो? आपको पता है जब बाद में आकर के कहीं अमित शाह तो कहीं क्या बोलते हैं नितिन गडकरी तो कहीं राजनाथ सिंह आकर के यही बोलेंगे कि जुमला, वो तो मोदी ने बोल दिया था जुमला। जब जुमला ही है तो जारी क्यों करते हो? देश से झूठ क्यों बोलते हो? बरगलाते क्यों हो? आपने कहा कांग्रेस के कारण जातिवाद है। नहीं, जातिवाद आरएसएस के कारण अब तक बना हुआ है, कांग्रेस के कारण नहीं। राज्यों का, कांग्रेस के कारण राज्यों का दमन हो रहा था। सबसे ज्यादा अगर त्रसित हैं राज्य तो आज आप किसी भी राज्य से राजकुमारी ले लो, लोग भी, और सिर्फ मुख्यमंत्रियों की राय ले लो, उनकी राय आपके बारे में क्या है आप समझ जाओगे। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस के राज्य में दमन था? कांग्रेस ना होती तो अर्बन नक्सल नहीं होता। आपको, आपका विरोध करने वाला हर आदमी अर्बन नक्सल लगता है। और तो छोड़िए, एक साधारण सा आदमी जो अपनी रोजी रोटी अपने हाथ से कमाता है, खाता है और अपने आप को संत मानता है, उसे आप अंदर तक पहुंचा दिए 3 दिन के लिए, तो आपकी सोच क्या है आप अंदाजा लगा सकते हो। 3 तलाक खत्म किया आपने, फिर से आज, मतलब आज और कल फिर से आपने याद दिलाया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, 3 तलाक खत्म किया। तो अब चलिए हिजाब को भी खत्म कर दीजिए, और लगे हाथ ये बता दीजिए कि खतना को कब खत्म करोगे। लेकिन खतना में तो मैं कल एक लंबा
अपने अपने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया पूरी तरह से कि खतना तो आपका अगला विषय होगा, लेकिन उसके लिए किसको लगाओगे? मैंने कल कहा था कि क्या खोल के देखो प्रोग्राम लॉन्च करोगे? खोल के देखो, बिना खोल के देखे तो पता नहीं चलेगा कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसको जोड़ोगे कैसे, और लेकिन और आगे तक कहां तक जाओगे? ये सारी बातें मैंने विस्तार में बताई थी, तो अब उस पर क्या चर्चा करें? तो नरेंद्र मोदी जी आज फाइनल अपने जो असली विषय है, जिसको आपने योगी जी को निपटाने के लिए जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है, उस पर बात कर लेते हैं। वो है कोरोना काल। मैं उस पर नहीं बोलता क्योंकि आप मुझे डरा दिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें, आपने जो कहा आपकी ही बात को आपके सामने रखा जाए तो आप जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी जी, कोरोना काल में आपने क्या किया? कांग्रेस से आप पूछ रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत बुरा किया। आपने संसद में कहा कि जब देश कोरोना काल में था और संकट झेल रहा था, उस समय कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, पता नहीं किन किन लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, वगैरह वगैरह। तो अब आप बताइए नरेंद्र मोदी, अब मैं उस मुद्दे पर आ गया हूं, अब आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, कोरोना काल में आपने क्या किया? चलिए, कोरोना काल शुरू कहां से होता है? 30 जनवरी को पहला कोरोना केस केरला में आया था। आपने 30 जनवरी के बाद क्या क्या किया? बताइए। नहीं बताएंगे, आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं था, आपके पास प्रोग्राम ही नहीं था, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि देश तबाह हो जाए, क्योंकि आपके आका चाहते थे। अब वो साजिश थी या उसे क्या कहते हैं, संजोग था या प्रयोग आपका? आप खुद अब बताओ कि 30 जनवरी को जब पहला कोरोना ट्रेस हो गया केरला में, तो उस समय क्या आपने किया? करना चाहिए था अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेट करना चाहिए था हर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर आइसोलेशन सेंटर बनाना, जहां जो लोग विदेशों से आएंगे उनको वहां रख करके क्वारंटाइन पीरियड तक 14 दिन तक उनको वहां रखा जाएगा। उसके बाद देश में कहीं भी जाने की इजाजत होगी। यह बस इतना ही करना था, और मात्र इतना काम किए होते आप तो शायद देश में कोरोना नहीं फैलता, क्योंकि कोरोना जमीन से नहीं निकला, कोरोना जो है मच्छर से नहीं आया, कोरोना और किसी से गंदगी या और किसी माध्यम से नहीं आया, कोरोना तो विदेशों में हवाई जहाज में बैठ के आ रहा था। तो रोकना तो वही था ना, वो रोकता कौन? आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप बता सकते हैं कारण क्या है? मुझे पता है। आपने जब 30 जनवरी को कोरोना भारत में पहला ट्रेस हो गया, तो आपने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉकडाउन में क्यों नहीं डाला? आपने आइसोलेशन सेंटर क्यों नहीं बनाया? आपने स्क्रीनिंग सेंटर क्यों नहीं डाला? आपने क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं बनाया? सिर्फ उस समय एयरपोर्टों पर ही, वो भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों पर करना पड़ता, और देश में नहीं। किसी को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्या किया? आप 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप करते रहे, वो भी आपका पर्सनल प्रोग्राम था, वो भी भारत का प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोटोकॉलिक प्रोग्राम नहीं था, वो आपका पर्सनल प्रोग्राम था। तो आपने अपने पर्सनल ट्रंप का प्रचार करने के लिए पूरे देश को अपने खतरे में डाला। नहीं डाला? डाला कि नहीं डाला? आप बताओ। इतने दिनों तक किसी पत्रकार ने इस बात को नहीं उठाया। कम से कम 1000 वीडियो में मैं ये बातें उठा चुका हूं। संजोग से आज मैंने देखा पहली बार रवीश कुमार ने इस बात को उठाया, आपसे पूछा, तो आप जवाब दो कि जब 30 जनवरी को कोरोना भारत में पहली बार ट्रेस हो गया, तो आप उस समय क्या कर रहे थे?
24 फरवरी तक आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। क्यों? जरूरी क्या था? अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के आम नागरिकों को बचाना, या ट्रंप का प्रचार करना, ट्रंप को चुनाव जितवाना? हालांकि वो हार गए। किसकी कीमत देश ने चुकाया आप बताओ? किसके कारण कोरोना फैला देश में आप बताओ? क्या आपने किया था? मैंने कहा उस समय अगर एक सेंसिटिव प्रधानमंत्री होता, अगर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता, अगर एक समझदार प्रधानमंत्री होता, तो उसका पहला काम यही होता कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों को सील कर दे। आने पर नहीं रोक लगेगा, चलेगा, लेकिन सील कर दे, वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए, वहां आइसोलेशन सेंटर डाले। क्यों नहीं? आपने नहीं किया, क्योंकि आपको 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करना था। आपने क्या किया देश के साथ? क्या यह कांग्रेस के कहने पर आपने किया था? इतना बड़ा देशद्रोह आपने किया अपने ही देशवासियों के साथ। किसके कहने पर किया आपने? और अब तो यह भी साबित हो चुका है और सामने आ चुका है कि इसके लिए ना तो आपने किसी से सलाह ली, ना तो किसी वैज्ञानिक से, ना तो आपने किसके कहने पर यह सब किया? आप नहीं बता सकते। आप षड्यंत्रकारी हो। दूसरी बात, आपने नमस्ते ट्रंप करने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा। कोरोना भारत में फैल रहा था, बढ़ रहा था, तब भी आपने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील नहीं किया, तब भी आपने ट्रेसिंग सेंटर नहीं डाला, तब भी आपने क्वारंटाइन सेंटर नहीं डाला, तब भी आपने अंतरराष्ट्रीय लोगों को आने से रोका नहीं, अंदर खुले एयरपोर्ट पे उतरे, अपने घर जाए, और उसी से कोरोना फैला। एक मिल फैक्ट्री में मजदूर जो काम कर रहा था, उससे कोरोना फैलना ही नहीं था। वो किसके संपर्क, किसी अंतरराष्ट्रीय आदमी के संपर्क में कहां से आ रहा था? उसके पास कहां से आएगा कोरोना? और जब 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कर लिया, एक महीने तक आप हवाई जहाज लेकर के मध्य प्रदेश के चुने हुए विधायकों को हवाई जहाज में बिठा करके आप घुमा रहे थे। आपका टारगेट था कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी जाए, बना ली जाए गिरा करके, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। आपने इसके बीच बड़े ड्रामे किए, कुछ समस्याओं को, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को देखते हुए प्रदेशों ने छोटे मोटे जो कदम उठाए अपनी तरफ से उठाए, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। जो पावर आपको था, जिस पावर का प्रयोग करके आप कर सकते थे, उसका प्रयोग नहीं किया, और आपने नहीं किया। आपने फिर एक महीना 24 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक आपने इंतजार किया। जब 23 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर आप सरकार बना लिए, उसके बाद आपने अचानक 24 तारीख को पूरा भारत लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी? आप बताइए। अगर समझा जाए वैज्ञानिक तरीके से, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के अनुसार, उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरा भारत लॉकडाउन कर दो, वो भी सामने आ चुका है, लेकिन अगर इसी को समझा जाए, अगर वैज्ञानिक तरीके से भी समझा जाए, तो कोरोना किसी फैक्ट्री में कैसे पहुंचेगा? किसी मजदूर के पास कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? आप बताइए ना। और वो बाद में साबित हुआ। उस समय हम बोल रहे थे, उस समय कह रहे थे, हर वीडियो में यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब इस समय अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स लॉकडाउन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई, चलो ठीक है, आपने कर लिया। लेकिन आपने जब लॉकडाउन किया, तब भी आपके पास कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं था, तब भी आपके पास कोई देश और विदेश के वैज्ञानिकों की सलाह नहीं थी, तब भी आपने एक षड्यंत्र के तहत ही देश को लॉकडाउन में झोंक दिया। क्योंकि दुनिया के, देश के पूंजीपति चाहते थे मजदूरों को निकालना, क्योंकि उनको मजदूरों की जरूरत नहीं थी।
और सिर्फ उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं बेरोजगारों को, उन्हीं मजदूरों को निकालने के लिए, कैसे बताता हूं मैं आपको, उन्हीं मजदूरों को निकालने के लिए आपने अचानक लॉकडाउन किया। आगे यह बात साबित हुई, मजदूर परेशान हुए, मजदूर रोड पे मरे, मजदूर ट्रेन के नीचे मरे, मजदूर पैदल चल के गए, मजदूर सूटकेस पे बैठ के गए, मजदूर बैलगाड़ी से गए, अपने आप को बैलगाड़ी की जगह, बैल की जगह अपने आप को जोत कर गए, मजदूर मरते रहे और आप प्रधानमंत्री का अपने आप ऑफिस में सोते रहे। आपने क्या किया? ताली बजवाई, थाली बजवाई, सिर्फ ड्रामा किया। आपने क्या किया? लॉकडाउन के पीरियड में, और लॉकडाउन क्यों लगाया? और यह बात साबित, उस समय जो हम लोग कह रहे थे कि किसी भी मजदूर को कभी कोरोना नहीं हो सकता, उस तक पहुंचेगा कैसे? जब कोरोना फ्लाइट में बैठकर आ रहा है तो एक मजदूर के पास कैसे पहुंचेगा? उससे कांटेक्ट कैसे होगा? लेकिन वहां भी आपने निर्दयता दिखाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग देश से बाहर गए थे उनको हवाई जहाजों में बैठाकर अपने देश लाए, उनको उनके घरों तक पहुंचाए, लेकिन अपने मजदूर, अपने देश के मजदूर जिन्होंने शहर बसाया, जिन्होंने शहरों को जान दी, शहरों को अपना पूरा जीवन दिया, उनको सड़कों पर छोड़ दिया नरेंद्र मोदी मरने के लिए, और मरते रहे। उनके लिए कुछ भी आपने नहीं किया। आपने क्या किया? और यह बात आप जानते हो कि आपने कुछ नहीं किया। मकसद बस इतना था, क्योंकि पूंजीपति यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चलाते हैं, उनको मजदूरों की जरूरत नहीं थी। इसीलिए ना आपने लेबर लॉ को खत्म किया, इसीलिए यही प्लानिंग थी। आपने लॉकडाउन में जब लोग मर रहे थे सड़क पर, तब भी उनकी आप खुद मदद नहीं कर रहे थे, और जो मदद कर रहे थे उन्हें गलत साबित कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, उनके ऊपर केस कर रहे थे। साजिश क्या थी? यही ना, और वही हुआ। जितने लोगों को फैक्ट्रियों ने, मिलों ने, अडानियों ने, अंबानियों ने अपने वहां से भगाया और वो गए अपने अपने घरों को, वहां कोरोना नहीं हुआ। कोरोना गांव में तो तब पहुंचा आपके दूसरे चुनाव में, जब वेस्ट बंगाल के चुनाव में पूरे देश के आम नागरिकों को ले जाकर झोंक दिया था अपना चुनाव प्रचार करवाने के लिए, उसके कारण गांव में कोरोना पहुंचा था। पहली बार तो कोरोना गांव में हुआ ही नहीं। जब लोग अपने अपने घर चले गए, अब षड्यंत्र का असली पार्ट देखिए। लोग अपने अपने घर चले गए, उनको फिर से बुलाया नहीं गया, वो काम पर नहीं आए, लेकिन भारत की आपूर्ति होती रही। कहां से? सामान चाइना में बनता रहा, सामान अमेरिका में बनता रहा, वहां से आपके पूंजीपति मंगाते रहे, लेबर लगाकर बेचते रहे, मजदूरों की कोई जरूरत ही नहीं रही। हकाल दिया उन्हें, निकाल दिया उन्हें, और यही तो पूरी योजना थी। कितने लोगों को फिर से फैक्ट्रियों ने वापस लिया काम पे? अडानियों अंबानियों ने कितने आदमियों को, जिनको नौकरी से निकाला था या वहां से छोड़कर वो आ गए थे, कितने लोगों को वापस बुलाकर रखा? आप बताइए। लोगों की नौकरी चली गई तो फिर वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि वो उनकी नौकरी लेने का ही तो ये योजना थी। आदमियों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मशीनें आ गई थी। जिन आदमी को 2000 आदमी काम करते हैं, उसे 4 आदमी चला, बड़ी मल्टीनेशनल मशीन को चला करके 4 आदमी काम कर लेते हैं। उन 1700, 1800, 1900 आदमियों की उन फैक्ट्री को जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए निकालना था, इसीलिए आपने लेबर लॉ को कमजोर किया, इसीलिए आपने, षड्यंत्र था। अब आप बताइए, और षड्यंत्र का असली पहलू कि वहां आपके अडानी अंबानी के मिलों में, फैक्ट्रियों में किसी सामान की कोई कमी नहीं हुई जो वो बेचते हैं। दाम भले ही बढ़ा, लेकिन कमी नहीं हुई। बाजार ऐसे ही चलता रहा, लोगों तक सामान भी पहुंचते रहे। कौन बनाया उसको?
कहां से बन के आया? और असली सवाल, अगर पूरा देश कंगाल हो गया, पूरा देश पूरे देश का जॉब चला गया, नौकरी चली गई, मिलों से वो फिर से उनको काम नहीं मिला, वापस नहीं गए, फिर भी आपके अडानियों अंबानियों की संपत्ति कैसे बढ़ती रही? इसका मतलब यह होता है कि वो उस फैक्ट्री, उस कंपनी पर बोझ बन चुके थे और उसी बोझ को उतारने के लिए आपने 100% लॉकडाउन किया। अचानक लोगों को तड़पाया, लोगों को डराया, लोग सहमे, डरे, मरे और इतना प्रताड़ित किया कि फिर से दुस्साहस नहीं कर पाते कि वो फिर से किसी शहर की ओर जाएं। और आप खुश हो, आपकी खुशी में कोई कमी नहीं, आपके कपड़ों में कोई कमी नहीं, आपकी हवाई जहाज में की खरीदी में कोई रोक नहीं, आपके सेंट्रल विस्टा के बनाने में कोई रोक नहीं, यानी आप पर भी कोई इस महामारी का असर नहीं पड़ा। तो सिर्फ आम आदमी पर क्यों पड़ा? आप पर महामारी का कोई असर नहीं पड़ा। आपके आका अडानी अंबानी जिनकी चौकीदारी आप करते हो, उनके ऊपर भी महामारी का कोई असर नहीं पड़ा। तो इसे क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी? चलिए, अब आपने संसद में यह बात उठा करके, आप तो पहले इसे दबाते थे, कोई बोले ना, कोई कहे ना, कोई बोलेगा तो उसको जेल में डालोगे, हैं? यही करते थे। आपने इसे कैसे छेड़ दिया? यही तो वो खेल है जो लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को उस विवादित विषय को छेड़ने की जरूरत थी। आपने उस महामारी का इस्तेमाल संसद में छेड़ करके, आप नहीं बोलते तो कोई बोलने वाला नहीं था, पूछने वाला भी नहीं था कि आपने क्या किया। सबको पता है आपने क्या किया, लेकिन कोई नहीं पूछता। आपने छेड़ा। आपने छेड़ा क्यों? आप जानते हो कि जब छेड़े हो तो लोगों के घाव हरे होंगे, लोग अपने घरों में मौतें देखेंगे, उनको याद आएगी कि कैसे वो गंगा में बहा दिए थे अपने शव को, अपने इष्ट को जला भी नहीं पाए थे लकड़ियों के कारण, कैसे बालुओं में दफना दिए थे, उनकी चादरें भी आपने खिंचवा ली थी, कैसे उनके ही शवों को, उनके ही परिजनों के शवों को कुत्ते घसीट कर किनारे ला रहे थे, कैसे वो सारे घाव हरे हो जाएंगे, और हो गए। आपने ये क्यों किया नरेंद्र मोदी? ये मैं मान ही नहीं सकता कि आप ये कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए किया, आपने योगी को निशाने पर लेने के लिए किया। आपने लोगों का घाव इसलिए कुरेदा, आप दंगे की याद दिला करके वोट मांग रहे थे, इसकी याद, वो सब तो चलता, वो आपके फायदे में होता, लेकिन आपने इस घाव को छेड़ दिया जिसमें लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए। आपने उसे भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें लोग तड़प तड़प करके हॉस्पिटल के बिना मर गए, दवाओं के बिना मर गए। आपने उसको छेड़ दिया। तो डेफिनेटली अगर उसको छेड़ा है तो बिना लाभ का नहीं छेड़ोगे। आप गुजराती हो, आप खुद कहते हो मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। तो जब तक लाभ शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक आप अपने मुंह से सांस भी नहीं लेते नरेंद्र मोदी। तो आपने ये कैसे छेड़ दिया मामला? डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग गेम प्लान। और मैं अभी तक, हो सकता है इसके पीछे और कोई बड़ी साजिश हो आपकी, लेकिन जो साजिश दिखता है वो तो आपके निशाने पर योगी जी दिखते हैं। तो निपटा लो। वैसे योगी इतने रसगुल्ले नहीं है कि आप खा जाओगे। और आपके ए.के. शर्मा, बी.के. शर्मा कौन है पता नहीं, अब उनके जरिए आप योगी को निपटा लोगे, ये तो भूल ही जाओ। तो अगर आपने योगी को निपटाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, इतने बड़े घाव को फिर से हरा कर दिया, कुरेद के रख दिया, तो निश्चित ही आपका कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, कोई ना कोई बात तो है नरेंद्र मोदी जी। अब वो बात धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। जैसे जैसे मुझे समझ में आएगी लोगों को समझाएंगे, और जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा वो खुद भी समझेंगे। आज वैसे बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने, 1.5 घंटा हो गया। आप भी अपनी बात 1.5 घंटे में
बोले थे। मैं भी आपकी ही बात को जब कह रहा हूं तो निश्चित है उतना समय तो लग ही जाएगा। चलिए, मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा दिया और बाकी अब लोग जितने कितने समझदार हैं, लोग कितना जानते हैं, लेकिन एक बात मैं कुछ अगर ये इस भ्रम में पड़ रहे हो कि मैंने कांग्रेस को डिफेंड किया, नहीं मेरे दोस्त, मेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं शुद्ध, बिना एक पैसे वाला, क्या कहते हैं, बिना, मैं भिखारी नहीं हूं और मैं भगोड़ा नहीं, मैं पारिवारिक आदमी हूं, संत हूं, प्योर, 100% ओरिजिनल, प्योर, रामदेव जैसा नहीं, ना तो रामदेव जैसा भिखारी हूं, ना तो मोदी जैसा भगोड़ा, प्योर एकदम संत हूं। तो मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैंने जो कहा, जो रिसर्च और एनालिसिस में मुझे समझ में आया, वो मैंने आपके सामने रखा। कांग्रेस को डिफेंड जैसा लग रहा होगा क्योंकि सारे सवाल कांग्रेस से थे और उसको मैं स्क्रूटिनाइज कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप उस भ्रम में ना रहिए, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गलत बात तो काटनी पड़ेगी। अगर हम आपके सामने कुछ बात रख रहे हैं तो उस बात का उद्धरण करना पड़ेगा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी को कांग्रेस को टारगेट पे लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी संसद में। उनको तो अपने बारे में जवाब देना था। उन्होंने क्या किया कोरोना काल में, उन्होंने तो ताली बजवाई, थाली बजवाई, मजाक उड़ाया देश का, उसके बारे में तो बात ही नहीं की। तो वो अपने बारे में तो बात नहीं की, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या क्या नहीं कहा, क्या मतलब है इन बातों का? भाई सरकार आप चला रहे हो कि सरकार कांग्रेस चला रही थी कोरोना पीरियड में? चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। और आपको लगे कि अगर मेरी बातें सही हैं, सच हैं, लोगों को तक पहुंचानी चाहिए, लोगों को जानना जरूरी है, और कम से कम नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र को लोग समझें, अगर समझ में आए तो आप लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।